भारत, जिसको इन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि यह बिगेस्ट टैरिफ चार्जर है, भारत चुप रहा। भारत ने मेक इन इंडिया की बातें भले ही की हो, एग्जीक्यूशन में जो दिखाई देता है वो सबके सामने है कि भारत के लिए बेहतरी है कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इस सैंक्शन के दौर में हम इकोनॉमी को डिमांड बेस्ड इकोनॉमी बनाएं। हमारे देश में तो वैसे भी वोकलिस्ट का देश है, बोलने वाले वक्ताओं का देश है, वक्ता हमारे नेता हैं, बढ़िया बयानवीर हम लोग हैं। ऐसे में फिर हम चुप क्यों हैं? हम चुप क्यों हैं जब हमें हथकड़ियां लगाकर भेजा जाता है? हम चुप क्यों हैं जब डॉलर के सामने रुपया गिर जाता है? हम चुप क्यों हैं जब स्टॉक मार्केट गिर जाता है? और हम चुप क्यों हैं जब टैरिफ के नाम पर भारत पर टैरिफ लाद दिए जाते हैं? टैरिफ की चर्चाएं होने शुरू होती हैं जिन जिन देशों पर, वो तो अपनी तरफ से वोकल होकर निकल आते हैं। आपके सामने बहुत से उदाहरण निकल कर आते हैं, चाहे फिर वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, ब्राजील हो, चाइना हो, सब लोग अपनी तरफ से बातें करने आते हैं। हम चुप क्यों हैं? चर्चा है कि भारत के ऊपर इन टैरिफों के चलते इकोनॉमी और जीडीपी में काफी गहरा असर पड़ सकता है, कि हमारी जीडीपी गिर सकती है। प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? सवाल यही सब सवाल पूछ रहे हैं। कनाडा जो कि पड़ोस में रहता है, अमेरिका से बढ़िया पैसे कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप के टैरिफ की काट में तत्काल प्रभाव से अमेरिका पर सेम टैरिफ लाद देता है। कनाडा के पीएम अपने पद से इस्तीफा जरूर दे देते हैं, लेकिन अपने देश के आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं लाते, तत्काल प्रभाव से टैरिफ लादते हैं। चलो कनाडा एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, बात मैक्सिको की कर ली जाए जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो भी पीछे नहीं हटा। जैसे ही उसने इनके ऊपर बात आई, वो भी तुरंत बोल पड़ा कि साहब आप अगर हम पर ऐसा करने जाओगे नुकसान आपको भी होगा और हम आपके लिए तत्काल प्रभाव शांत हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। मतलब मैक्सिको भी इनसे डरा नहीं। जिसके साथ इन्होंने दीवार खड़ी कर दी हो वो भी वोकल होकर सामने निकल आया। चीन ने तो युद्ध तक की धमकी दे डाली, जो हेडलाइन बनी कि अगर आपको टैरिफ वॉर लड़ना है तो क्यों हल्के में लड़ रहे हो, आओ हम हाथ दो दो कर ही लें और जान लें किसमें कितना है दम। चाइना की धमकी भी तगड़े से निकल आई। उसके बावजूद भारत, जिसको इन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि यह बिगेस्ट टैरिफ चार्जर है, भारत चुप रहा। भारत की तरफ से, भारत के ऊपर इन्होंने दिसंबर 1 को कहा कि जो भी हमारे लिए ब्रिक्स कंट्री सोचते हैं मैं उन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर वो डी डॉलराइजेशन सोचते हैं। हम चुप रहे। भाई सवाल तो बनेगा, और सवाल बनेगा तो सुर्खी बनेगा, और इसीलिए हेडलाइंस बन रही है प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं। आइए तलाशते हैं, क्या पता चुप्पी के भी कुछ ना कुछ कारण होते हों। तो आइए कारणों में सबसे पहले कारण तक बढ़ते हैं। पहला कारण जो लगता है वो ये है कि ट्रंप ने जो भी बयानबाजी अभी की है वो पहली बार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वर्ष 2017 से 21 के बीच का जो इनका दौर था, उस दौर में भी ये इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते थे। उस दौर में भी जैसे आज ये टेस्ला और हार्ले के लिए बातें कर रहे हैं, ये उस समय भी करते थे। ये वही हार्ले मोटरसाइकिल है जिसका ये वीडियो हम निकाल कर लाए हैं वर्ष 2018 का। 2018 26 फरवरी का यह वीडियो है जिसमें ये हार्ले डेविडसन नामक जो मोटरसाइकिल है उसे भारत में लग रहे टैरिफ के बारे में भारत सरकार से जो बातें की हैं वो पब्लिकली बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत 100% टैरिफ लगाता है। उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सर 75 कर देंगे, फिर कहते हैं तो 50 कर देंगे सर। तो ये उस बात को उस समय भी कह रहे थे कि साहब रेसिप्रोकल टैरिफ होना चाहिए। अच्छा, ये वो हेडलाइंस है, अहेड ऑफ ट्रंप कॉल प्रॉब ऑन हार्ले डेविडसन। भारत ने बकायदा हार्ले डेविडसन के केस में 2018 में यह ट्वीट है सुहासिनी हैदर जी का, जिसमें भारत ने टैरिफ कम किया। डिडंट जस्ट हार्ले डेविडसन टैरिफ, पेपर शो दैट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस closed an investigation on alleged duty evasion by Mobike company just ahead of Trump Modi call। उस समय पर भी ट्रंप और मोदी जी की जो बातचीत थी उससे पहले इस तरह का सेटिंग किया गया था कि टैरिफ घटा दो और हार्ले पर जो जांच बिठा रखी है उसे बंद कर दो। 18 से ही इन महाराज का यही रौद्र रूप देखा गया है। ये 2019 की कटिंग है। ये 100% टैरिफ की न्यूज 2019 में भी आई थी। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा था कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ हमसे लेता है। 2019 की ये ट्वीट है जो आपके सामने आ रही है, जिसमें वो मोटरसाइकिल की चर्चा तब भी कर रहे थे और वो कहते थे कि ये लोग हमारे पास जब भेजते हैं हमसे कोई टैरिफ एक्सपेक्ट नहीं करते।
आई वॉन्ट ए रेसिप्रोकल टैक्स। ये रहा वो रेसिप्रोकल टैक्स। 2019 में जिस व्यक्ति ने पूरा समय रेसिप्रोकल टैक्स करके कहा था, ये व्यक्ति आज भी वही दोहरा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक ही चीज को बार बार दोहराने से अब प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। भारत इस बारे में वेट एंड वॉच पर है कि पिछले 4 साल भी कट ही गए थे तुम्हारे कहते कहते, इस बार भी देख लेंगे कितना चलता है। तो हम लोग केवल चुप्पी इस बात पर साध करके कि भाई तुम्हारी 2019 के बयान सुरक्षित हैं हमारे पास, तुम उनको कहते गए थे, हम उन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और तो और ये पिछले काल के अंदर भी सोलर पैनल्स पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये चाइना के साथ ट्रेड वॉर लड़ चुके थे, ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वॉर कर चुके थे, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के खिलाफ एक्शन ले चुके थे, ये कनाडा और मैक्सिको के साथ रीनेगोशिएशन की बात उस दौर में भी कर चुके थे। हमारी मेमोरीज या तो शॉर्ट हैं या फिर ये खबरें उस दौर की हमें याद नहीं है। पिछले दौर में ये सारी घटनाएं एज इट इज हुई हैं जो इस दौर में और तेजी से हो रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आता है और वो क्या है, भारत सरकार चूंकि लंबे समय से देखती आ रही है, ट्रंप को पहले भी देख लिया, बीच में बाइडेन देख लिया, अब फिर ट्रंप आ गया है, तो इसको देखती आ रही है। भारत इस अवसर की तलाश में भी है कि अगर पड़ोसियों के साथ वो किसी तरह का टैरिफ गेम खेलता है और भारत उस समय एक बेहतर अल्टरनेटिव बन के आ जाता है, तो उस मौसम को क्रैब कर लिया जाए बयानबाजी करके। क्योंकि ट्रंप के खिलाफ जेलेंस्की की बयानबाजी ही इतना नुकसानदायक बनी कि उसे इतना नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि ट्रंप व्यापारी आदमी है, इगोइस्टिक आदमी है, जो उन्होंने पर्सनैलिटी शो की है कैमरे पे, वो उसे ही फुलफिल करते चल रहे हैं। तो भारत उससे आर्म लेंथ डिस्टेंस लेकर चल रहा है कि बयानबाजी में नहीं, फायदे पर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया को डिप्लोमेसी का पाठ भारत ही तो पढ़ाता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की कहानी गढ़ने वाला भारत ही तो था, जिसने कहा था यह समय युद्ध का नहीं है, और यही डिप्लोमेसी करना चाहते हैं ट्रंप। तो बोले चुपचाप रहिए, दुनिया के साथ जो खेला खेल रहा है ये 2018 में खेल चुका है, हम आदी हैं और हम चाहते हैं कि इसका लाभ हम चुपके से उठाकर निकल जाएं। एक और कारण भी है, और वो कारण क्या है जिसके चलते चाइना तो खुलकर के बोल देता है इनके खिलाफ और हम नहीं बोल पाते। उस कारण का एक्सप्लेनेशन मिलता है भारत की डेमोक्रेसी में। और आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, चाइना के अंदर जो हाल है वो आप जानते हैं, कम्युनिस्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, कोई विपक्ष की भूमिका ही नहीं है, सिंगल पार्टी शासन है। सरकारें आती हैं, फुल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना काम करके चली जाती हैं। आर्थिक दशाओं की अगर बात करें तो भारत से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी ये रखते हैं, और इन्हें पता है कि अब नंबर 1 और 2 की लड़ाई है, तो 2 वाले को अब 1 को चैलेंज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो खेल खेल जाते हैं। हमारे साथ इस बार एक गड़बड़ हो गई, और वो क्या गड़बड़ हुई? इस बार भारत में जो सरकार है ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और भारतवासी इस पूर्ण बहुमत की सरकार के ना होने के नुकसान फिलहाल फील कर रहे हैं। वो कैसे? याद करिए कि 2014 में केंद्र के अंदर भाजपा प्लस की सरकार 336 सीटों के साथ थी, जिसके चलते बीजेपी के पास जो बहुमत था उसके चलते उन्होंने काफी बड़े बड़े डिसीजंस उस समय लीड करके लिए। चाहे 370 का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, ये सब खूब डेडिकेशन के साथ लिए गए फैसले थे। लेकिन 2024 का जो मामला हुआ, जिसमें 400 पार की कवायद की गई थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई और बहुमत अटक गया सहयोगियों के भरोसे। सरकार तो बना गए, लेकिन बीजेपी ने बहुमत खो दिया। बीजेपी का जो बहुमत 272 से ऊपर का रहने का था, वो 240 पर अटक गया। सहयोगियों के भरोसे हो गए, और जो सहयोगी हैं वो जाने जाते ही इस बात के लिए हैं कि और कितना दिन चलोगे। मतलब अभी बिहार में इलेक्शन है, और ये मोदी जी को पता है कि इनको अगर कोई भी किसी तरह से सरका ले गया तो खेला बिगड़ जाएगा। ये 2 वो मित्र हैं जिनको मोदी जी भी बढ़िया से नमस्कार करके चलते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़े खराब हैं। अटल जी की सरकार गिराने के लिए ये जाने जाते हैं, और ये मोदी जी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों में जो इंडिया अलायंस है उसमें आगे खड़े हुए यही दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर के इन दोनों का डर सरकार को ना ले डूबे कहीं, इस चक्कर में तो चुप्पी नहीं साध रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास फंड है, ये दुनिया जानती है, और उस फंड का उपयोग वो भरपूर तरीके से दुनिया की चीजों को प्रभावित करने में करता है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि कैसे सरकारें गिराई जाती हैं, इसका तजुर्बा इन लोगों के पास प्रॉपर है।
तो हमारे देश के अंदर बिहार को लेकर स्पेशल बजट आना हो और एनडीए में इनका बने रहना हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी कवायद दिखती है। और इस चीज के चलते भारत अनुभवों को, वही वाली बात है कि दूध का जला छाछ को फूंक दे के पी रहा है, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के कारण बदलती हुई सरकारें हमने देखी और वो परिणाम आपके सामने खूब चर्चा का कारण बना। ट्रंप की जहां तक बात हो तो यह भी पीछे नहीं है। ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर तक कह दिया है, कहा है कि यह आदमी पद ही नहीं छोड़ना चाहता। युद्धरत रखते हुए जेलेंस्की यूक्रेन में सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इनकी मंशा यह है। और बोले ऐसा अगर हम करने लग गए तो अमेरिका तो एनी टाइम युद्ध में रहता है, फिर तो हमारे प्रेसिडेंट हटेंगे ही नहीं। लेकिन युद्ध के दौरान भी इलेक्शन हो, यह हम चाहते हैं। और ऐसा करते हुए ट्रंप प्रशासन यूक्रेन में पल्ला फेरने के लिए निकले हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें भी डर तो है कि कहीं सरकार ना गिरा दे। अब सरकार ना गिरा दे और ये पैसा फिर से जो ताजा ताजा बंद हुआ था ये फिर से ना बांटने लग जाए, पता चले मुसीबत हो जाए। जिसको हाल ही में बंद किया था पता चले इन्हीं के खिलाफ यूज हो जाए। ये एक और डर है जिसको खुलकर सरकारें तो बयान करेंगी नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं तो होंगी ही भाई। एक और कारण भी, और वो ये है कि भारत को सैंक्शन का डर बढ़ा रहा है। देखो अमेरिका सैंक्शन अगर रूस पर लगाता है तो ये लोग पैसे वाले देश हैं, युद्ध के दौरान भी इनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है। ये अमेरिका के हर प्रोडक्ट की कॉपी तत्काल प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। चाइना वाले चैट जीपीटी के खिलाफ डीप सीक बना के खड़े हो जाते हैं। और हम लोग दुनिया भर का इतना सब कुछ चल रहा है, अब जाकर एआई पर उतर के आने की बातें कर रहे हैं। मतलब हम लोग ना अमेरिका की जितनी भी वस्तुएं यूज कर रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट तैयार करने की स्थिति में इतना तेजी से नहीं है। भारत ने मेक इन इंडिया की बातें भले ही की हो, एग्जीक्यूशन में जो दिखाई देता है वो सबके सामने है। हम अभी चाइना से 5 गुना कम जीडीपी रखते हैं, 5 टाइम्स बड़ी जीडीपी चाइना हमसे रखता है। ऐसे में अमेरिका, चाइना और रशिया, इनके कंपैरिजन में भारत अपने आप को कहां देखता है? तो आंसर यही है कि भारत के लिए बेहतरी है कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें। और इस सैंक्शन के दौर में हम इकोनॉमी को डिमांड बेस्ड इकोनॉमी बनाएं। डिमांड बेस्ड का मतलब है कि इंडिया का जो इंटरनल डिमांड सिस्टम है, लोगों को पैसा देकर के भारत के लोगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के इकोनॉमी को बरकरार रखने पर फिलहाल फोकस होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर वाकई में कभी अमेरिका के साथ 1-on-1 खेलना है तो उसके लिए जरूरत है कि हम बयानबाजी से ज्यादा रियल मुद्दों पर काम करें। रियल मुद्दे ये कि देश के अंदर कैसे रोजगार बढ़े, लोगों को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम मिले, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे निकले, कैसे अमेरिका जैसे देश बार्गेनिंग करने जब हमसे आए तो हम अपनी शक्ति की वजह से उन्हें काउंटर कर पाए। आवश्यकता भारत को अभी आत्म केंद्रित होकर के मजबूती से खड़ा होने की है। इन सब के बावजूद एक सलाह है, अगर भारत चाहता है वाकई में अमेरिका को पछाड़ना तो कुछ पंक्तियां हैं जिन पर वाकई में हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। साथियों, टूरिज्म में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। हम ग्लोबली कैंपेन चलाएं, लोगों को भारत में बुलाएं, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। विदेशी लोग जो धन लेकर के आए उससे हमारे यहां पर ना केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जितनी भी समस्याएं आने वाले समय में एक्सपोर्टर्स के साथ आ सकती हैं, सरकार उनके लिए एक प्रॉपर फंड बनाए और उनको मदद पहुंचाए। भारत के साथ ईयू है, आसियान है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनके साथ हमारे ट्रेड डील्स को और टाइट किया जाए। भारत प्रयास करे कि वो आईटी, कंसल्टिंग और फिनटेक जैसे कामों को बहुत बखूबी करते हुए चले। इन चीजों में जहां हमारी अपनी वैल्यूज ज्यादा हैं उन्हें हम बहुत ज्यादा अपनी ताकत बना लें। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना से चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करें। हम अपने यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज करें। हम प्रयास करें कि हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारा व्यापार रुपए के अंदर होने लगे। हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को वैल्यू एडिशन के साथ साथ और बढ़ाएं। इंडियन कल्चर, वेलनेस, आयुर्वेद जैसी चीजों को हम एक्सपोर्ट करें। हम अपने लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें, क्योंकि अल्टीमेटली यह समय है भारत को मजबूती से उठ खड़ा होने का। यह समय है भारत के लिए अमेरिका को चुनौती देने का और उस चुनौती से सबक लेकर के दुनिया की ताकत बनने का। आप लोग इस विषय पर क्या अपनी राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।